So hey everyone, welcome back to my new video. Myself Jaya, first year BHMS medical student at GHMC गुजरात। इस सीरीज में अपनी मेडिकल कॉलेज लाइफ का हर एक दिन डॉक्यूमेंट करने वाला हूँ। पूरे दिन में मुझे जो भी पढ़ाया जाएगा उसको जितना जल्दी हो सके, जितना शॉर्ट में हो सके समराइज करूंगा। सो अगर ये वीडियोस आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, कोई डाउट हो क्यूरी हो तो कमेंट में मेंशन कर देना। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम देखने वाले हैं इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, टाइप्स ऑफ बॉडी फ्लूइड, सेल फिजियोलॉजी में डीएनए, फार्मेसी में स्पेसिमेंस और हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन ऑर्गेनल में। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम बेसिकली स्किन से रिलेटेड है, ठीक है। काफी बेसिक है, मैं बस रिकॉल करा रहा हूँ, आपको सब कुछ पता है इसमें मोस्ट ऑफ चीजें। तो इंक्लूड स्किन एंड नेसेसरी स्ट्रक्चर्स, हेयर, नेल्स, ग्लैंड, आल्सो ब्लड वेसल्स, मसल्स एंड नर्व्स। डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजिस्ट, टर्मिनोलॉजी है, मतलब कि जो स्पेशलिस्ट होते हैं स्किन के। स्किन क्यूटेनियस मेम्ब्रेन एंड लार्जेस्ट ऑर्गन है बाय सरफेस एरिया एंड वेट। 16% ऑफ बॉडी वेट। थिनेस्ट स्किन होती है आईलिड की एंड थिकेस्ट होती है हील्स की। टाइप ऑफ स्किन दो तरह की होती है, थिन हेयरी एंड थिक नॉन हेयरी। थिन के अंदर क्या होता है, कवर्स मोस्ट ऑफ द बॉडी है सीबेशियस ऑयल ग्लैंड, एंड थिक के अंदर क्या होता है, नो सीबेशियस ग्लैंड बट स्वेट ग्लैंड होता है। याद कैसे रखना है कि हेयर में आप ऑयल लगा दो ना, तेल लगाते हो बालों में, तो जो हेयर वाली स्किन है वहां पर क्या है, ऑयल ग्लैंड। तो थिन में क्या है, हेयर है, हेयर में क्या है, ऑयल ग्लैंड है। ओके। हेयर स्किन फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन एंड सेंसेशन। फिर क्या है, ब्लड सप्लाई, मतलब जो भी सप्लाई वाला सिस्टम है वो है आर्टेरियल, और जो ड्रेनेज वाला सिस्टम है दैट इज वेनस या फिर लिम्फेटिक सिस्टम। फिर ब्लड सप्लाई बाय क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ आर्टरी, मतलब आर्टरी की वो ब्रांच जो कि ब्लड सप्लाई कर रही है स्किन में, वो है क्यूटेनियस ब्रांच। सेम फॉर मसल एंड जॉइंट्स। फिर डिजीज सप्रेशन लेड टू रिप्रेशन, मतलब डिजीज को आपने क्योर नहीं करा, सप्रेस कर दिया, बाद में रिप्रेस हो जाती है। स्वेट एंड सीबेशियस ग्लैंड, सीबम सीक्रेट करता है सीबेशियस ग्लैंड। लेवल ऑफ सिवियरिटी, मतलब कोई भी डिजीज है अगर पेशेंट को, तो उसका जो फर्स्ट इंडिकेशन है वो स्किन पर होगा, उसके बाद जैसे जैसे सिवियरिटी बढ़ती जाएगी अलग अलग सिस्टम्स अफेक्ट होंगे। लास्ट मोस्ट सीवियर केस में होता है नर्वस सिस्टम, ठीक है। डिस्टर्बेंस ओरिजिन एट माइंड, एनर्जी लेवल पर डिस्टर्बेंस स्टार्ट होगी, बट उसके सिम्टम कहाँ पर दिखेंगे, पहली बात स्किन के अंदर। कोई पेशेंट आएगा आपके पास तो पहली ऑब्जर्वेशन आपकी स्किन होगी उसकी, कि स्किन नॉर्मल है या नहीं। मोस्ट कॉमनली फंगल इन्फेक्शन होते हैं, डर्मा रिलेटेड टू स्किन। फंक्शन ऑफ स्किन क्या है, प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर बॉडी फ्रॉम पैथोजन, बैलेंसेस फ्लूइड लेवल, स्टोर्स फैटी टिश्यू फॉर एनर्जी सप्लाई, मतलब इतना बड़ा ऑर्गन है तो स्टोरेज करने के लिए यूज कर सकते हैं उसको। एंड बैलेंसेस बॉडी फ्लूइड बाय स्वेट वगैरह से। प्रोड्यूसेस विटामिन डी फ्रॉम सन, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में सिंथेसाइज होता है स्किन के अंदर विटामिन डी। एंड प्रोवाइड सेंसरी इनपुट, ठीक है, टैक्टाइल रिसेप्टर्स। स्ट्रक्चर ऑफ स्किन टू मेन लेयर्स होती हैं, आउटर थिनर एपिडर्मिस, एपी का मतलब अबव कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, अंदर वाली थिक डर्मिस होती है, और उसके भी नीचे होती है हाइपोडर्मिस या फिर सबक्यूटेनियस लेयर, ठीक है। तो एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। बिलो एक्चुअल स्किन कनेक्टेड विद द टिश्यू एंड ऑर्गन, मतलब टिश्यू और ऑर्गन से उसको कनेक्ट करने का काम करती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, चार तरह के सेल्स होते हैं, कंसिस्ट ऑफ केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस सेल्स 90%, और फिर मेलानोसाइट प्रोड्यूस मेलानिन, प्रोटेक्ट डैमेज बाय यूवी रेज। लैंगरहैन सेल इम्यून रिस्पॉन्स के लिए अराइज फ्रॉम रेड बोन मैरो। मर्केल सेल होता है सेंसेशन ऑफ टच अलोंग विद एडजेसेंट टैक्टाइल डिस्क, ठीक है, रिलेटेड टू टच होता है ये मर्केल सेल। देन कैराटिनो का मतलब होता है पॉइंटेड स्ट्रक्चर। मर्केल सेल क्या होता है, बेसिकली स्पेशलाइज सेल होता है जहां पर नर्व एंडिंग्स होती हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये सेंसरी इनपुट में रोल होता है इनका। तो सेल के अंदर क्रोमैटिन, डीएनए एंड फीडबैक मैकेनिज्म। तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, बेसिकली पहले हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन क्या होता है, डेंसली पैक्ड क्रोमैटिन जो कि एक्सप्रेस नहीं हो पाते वो होता है हेट्रोक्रोमैटिन, और लूजली पैक होता है यूक्रोमैटिन, मतलब लाइटली स्टेन्ड, ठीक है। तो क्रोमैटिन की मिथाइलेशन से क्या बनता है, हेट्रोक्रोमैटिन मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया स्टोन पर, जिससे कि नेगेटिव चार्ज डीएनए और टाइटली उस पर बाइंड करेगा, ठीक है, परमानेंट होता है। इसका उल्टा होता है यूक्रोमैटिन में, मिथाइलेशन और एसिटाइलेशन दोनों हो सकता है, ठीक है। तो नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है कि कोई भी सिचुएशन है उसके अपोज में अगर एक्शन होगा तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। व्हेन हार्मोन लेवल इंक्रीज, तो मतलब एक एग्जांपल दे कि सपोज ब्लड में अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा तो उससे सिग्नल जाएगा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को, जिससे कि एक्शन क्या होगा कि उसके ग्रोथ हार्मोन के लेवल को कम कर देगा, मतलब बढ़े हुए को कम कर दिया। फिर अगर उल्टा होता कम हुए हुए को बढ़ा देता, अपोजिट अगर इफेक्ट है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। अगर उसका सेम सपोर्टिव इसका इफेक्ट होता, मतलब उसको सपोर्ट करता,
तब होता है ये पॉजिटिव फीडबैक। मतलब कि अगर ग्रोथ हार्मोन कम है उसको आपने और कम कर दिया, फिर बड़ा हुआ है उसको और बढ़ा दिया, तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है। फिर मिथाइलेशन लीड्स टू लेस जीन एक्सप्रेशन एंड एसिटाइलेशन लीड्स टू मोर जीन एक्सप्रेशन। फिर आ गया कि ट्रांसक्रिप्शन होता है, उससे कैसे ट्रांसलेशन आगे प्रोटीन बनेगा। ठीक है। डीएनए पैकेजिंग में क्या है, एक क्रोमोसोम है, टाइटली पैक्ड होता है ये। उसके बाद ये एक क्रोमैटिन फाइबर को निकाल के दिखाया, यहाँ पर लूज फाइबर्स हैं, लूपी फाइबर्स, यहाँ पर टाइट फाइबर्स हैं। 2 बार डीएनए रैप होता है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज कैसे होते हैं, यहाँ पर अमाइनो एसिड होता है लाइसिन और आर्जिनिन। क्रोमैटिन इज अ कलेक्शन ऑफ न्यूक्लियोसोम्स। ठीक है। ये एक अमाइनो एसिड है टायरोसिन, जिसमें आर ग्रुप होता है एक बेंजीन। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डीएनए, तो नाइट्रोजनस बेस है और पेंटो शुगर है और एक फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन्स होते हैं और पायरिमिडीन्स होते हैं। प्यूरिन्स आर डबल रिंग स्ट्रक्चर एंड पायरिमिडीन्स आर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। अगर आपको याद रखने में कंफ्यूजन होती है कि प्यूरिन में कौन सा है, पायरिमिडीन में कौन सा है, तो एक ट्रिक है, पूरी आलू गोभी। ठीक है। पूरी है और आलू और गोभी की सब्जी है, तो पूरी प्यूरिन्स के अंदर क्या है, ए और जी, आलू गोभी, एडेनिन और ग्वानिन बचे हुए तीनों किसमें, थायमिन, यूरासिल, साइटोसिन, पायरिमिडीन्स में। ठीक है। बेस पेयरिंग ATGC। पेंटो शुगर दो तरह की होती है, राइबोज RNA में और डिऑक्सीराइबोज DNA में। ठीक है। डिफरेंस बस 2' कार्बन पर, इसमें OH होता है राइबोज में और डिऑक्सीराइबोज में O नहीं होता, सिर्फ H होता है। ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप एक शुगर के 5th कार्बन से और एक शुगर के 3rd कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। फॉस्फेट क्या बनाता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। शुगर फॉस्फेट बैकबोन काफी फेमस वर्ड है। ठीक है। न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, अगर इसमें भी कंफ्यूजन होती है कि किसमें कौन सा है, अगर आप रिवर्स कर देते हो, दोनों को उल्टा कर देते हो, तो क्या है इसमें, शुगर और नाइट्रोजन स्पेस दोनों में कॉमन है, दोनों में रहेगा। किसका डिफरेंस है, फॉस्फेट का। फॉस्फेट में क्या आ रहा है, टी, और न्यूक्लियोटाइड में क्या आ रहा है, टी, तो टी वाला टी के अंदर ही आएगा। ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड में ही आएगा क्या, फॉस्फेट। ओके, सो इसके बाद है सेल फ्लूइड कंपार्टमेंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। तो ब्लड वेसल की क्या फंक्शन है, सेपरेट्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड फ्रॉम प्लाज्मा। क्या मतलब है इसका, कि ब्लड वेसल के अंदर ब्लड है, ठीक है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा है, एक फ्लूइड है वो। ठीक है। ब्लड वेसल के बाहर कुछ सेल्स होंगे, कुछ टिश्यूज होंगे, उनके अंदर भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा क्या, हाँ। तो इन दो फ्लूइड को सेपरेट करने का काम किसने करा, ब्लड वेसल ने। ठीक है। अलाउ एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, CO2 एंड वेस्ट। ओके। कॉम्पोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होता है और इनऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, हार्मोन्स, एंजाइम्स। इनऑर्गेनिक के अंदर आयंस होगा, कैटायन एंड अनायन। एक एक्स्ट्रा पॉइंट था कि NPN, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, तो अमाइनो एसिड आर NPN, मतलब ऑल प्रोटीन हैव नाइट्रोजन बट ऑल नाइट्रोजन आर नॉट रिलेटेड टू प्रोटीन। दूसरा है यूरिया। सोडियम पोटेशियम डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर एक मतलब सेल है, सेल के अंदर क्या है हमारे पास में, सेल के अंदर है ना पॉजिटिव कम होता है, सेल के बाहर सराउंडिंग में एक्स्ट्रा में पॉजिटिव ज्यादा होता है। ठीक है। तो चार्ज का डिफरेंस हो गया, या फिर आप उल्टा करके याद रख लो कि सेल के अंदर नेगेटिव ज्यादा होता है और बाहर नेगेटिव कम होता है, कैसे भी याद रख लो। ठीक है। चार्ज का डिफरेंस होता है, चार्ज के डिफरेंस से क्या बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वहां पर एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। ओके। फिर ये आगे अगर और एक्टिवेट वगैरह होता है तो डिटेल में जाएंगे, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बाद फिर एक्शन पोटेंशियल होता है, डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन, काफी डिटेल टॉपिक है ये। ठीक है। अभी इतना डिटेल में नहीं है यहाँ पर मेंशन। अभी आपको इतना याद रखना है कि बाहर पॉजिटिवली चार्ज है रिलेटिवली, और अंदर रिलेटिवली कम पॉजिटिव है। ठीक है। या फिर उल्टा नेगेटिव के टर्म्स में। ठीक है। सोडियम पोटेशियम डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें बस एक ही याद रख लो, बाकी आपको अपने आप याद हो जाएगा कि बाहर सोडियम ज्यादा है, ECF के अंदर बाहर सोडियम ज्यादा है, बस याद रख लिया। बाकी अंदर फिर पोटेशियम ज्यादा होगा। ठीक है। और जहां पर जो चीज ज्यादा है तो उसके अपोजिट वाले में वो चीज कम होगी। ठीक है। तो बाहर सोडियम ज्यादा है तो अंदर सोडियम कम हुआ, और बाहर अंदर अगर पोटेशियम ज्यादा है तो बाहर पोटेशियम कम हुआ। ठीक है। फिर आता है कॉन्ट्रैक्शन में। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए सोडियम चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट करते हुए चाहिए कैल्शियम, और कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन के लिए चाहिए पोटेशियम। कंसंट्रेशन दे रखी है सोडियम की, प्रोटीन की और यूरिया की, प्लाज्मा के अंदर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर और इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर। ठीक है। तो सोडियम की क्या है, 142 मिली ऑस्मोलैरिटी, देन इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर 139, इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर 14, प्रोटीन की 1.2, 0.24, यूरिया की 444। कांस्टेंट इसलिए क्योंकि ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ये डायरेक्ट बस बॉडी से बाहर ही जाना है इसको एट द एंड।
फिर Na कॉज वाटर रिटेंशन, जहाँ पर सोडियम जाएगा वहाँ पर उसके पीछे पीछे वाटर भी जाता है। एक्सेस सोडियम लीड्स टू एडिमा, वाटर रिटेंशन, स्वेलिंग, ठीक है। चेंज इन इलेक्ट्रोलाइट्स रिलेटेड टू मूड स्विंग, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रेन फंक्शनिंग में, नर्व फंक्शनिंग में, इसीलिए। डिफरेंस बिटवीन ECF एंड ICF, मोस्ट अबंडेंट कैटायन कौन सा है? Na प्लस। ECF के अंदर सिमिलरली इसका अपोजिट। ICF के अंदर सेल के अंदर क्या होगा? पोटेशियम रहेगा। इसका रोल क्या है? मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर है, इम्पल्स ट्रांसमिशन में, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के अंदर है, ठीक है। इसका रोल किसमें है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन में, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, एक्शन पोटेंशियल में, मेंटेन इंट्रासेलुलर वॉल्यूम। इंटरसेलुलर वॉल्यूम मतलब अभी हमने देखा कि जो आयंस है ना, ये सोडियम ने क्या करा? वाटर की मूवमेंट को अफेक्ट करा, तो आयंस वाटर के मूवमेंट को भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है। रेगुलेट पीएच, आयोनिक इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा है कि मतलब बफर्स होते हैं, एसिडिक बफर, बेसिक बफर, तो पीएच को रेगुलेट कर सकते हैं आयंस भी, ठीक है। फिर मोस्ट अबंडेंट अनायन कौन सा होता है? क्लोराइड हो गया। रेगुलेट ओस्मोटिक प्रेशर, ओस्मोटिक प्रेशर मतलब मिनिमम प्रेशर आपको अप्लाई करना है कि उसको एक नॉर्मल शेप में लाने के लिए, यहाँ पर सपोज वो उस टर्म में यूज करा होगा, गया होगा यहाँ पर कि एक नॉर्मल शेप मेंटेन करे उसको सेल की। देन फॉर्म HCl इन गैस्ट्रिक एसिड, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन 7 मीटर, लार्ज 3 मीटर, HCl इन्वॉल्व इन सेंट्रल डाइजेशन, प्राइमरी ब्रेकिंग डाउन ऑफ बिग फूड पार्टिकल्स। हाइपो एंड हाइपर नाइट्रीमिया, ठीक है। नाइट्रीमिया मतलब सॉल्ट, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा। हाइपो का मतलब सोडियम कम है प्लाज्मा के अंदर, जिससे क्या हुआ? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि सेल स्वेल कर जाता है, ठीक है। सेल स्वेल कर जाता है, ओके। देन हाइपर नाइट्रीमिया में क्या होता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या है? सेल श्रिंक कर जाएगा, ओके। फिर ब्रेन सेल एडिमा सिम्टम्स के अंदर नॉजिया, वॉमिटिंग, कंफ्यूजन। वॉमिटिंग की प्रॉपर्टी क्या है? मतलब सैलाइवेशन बढ़ जाता है माउथ के अंदर, जिससे कि एलिमेंट्री कनाल के अंदर, माउथ के अंदर, जिससे कि गैस्ट्रिक एसिड से प्रोटेक्शन मिल सके, ठीक है। देन ब्रेन इंजरी हुई है अगर, तो उससे क्या होता है? प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, मतलब कोई सिग्नल नहीं मिलेगा बॉडी से, डायरेक्ट आउटपुट, ठीक है। वॉमिट सेंटर कौन सा होता है? मेडुला ऑब्लंगाटा, ब्रेन के अंदर, सबको पता होगा। स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कौन कौन से होते हैं बॉडी के अंदर? लिम्फ, मिल्क, CSF, एमनियोटिक फ्लूइड, एक्वस ह्यूमर, स्वेट, टीयर्स। एक एक करके सबको देख लेते हैं जल्दी से। लिम्फ क्या? क्लियर फ्लूइड फॉर्म फ्रॉम द टिश्यू, इंटरस्टिशियल फ्लूइड दैट एंटर्स द लिम्फेटिक वेसल। इट हेल्प्स इन ड्रेनेज, इम्यूनिटी एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट्स। कॉम्पोजिशन क्या है? लिम्फ कंटेन्स वाटर, प्रोटीन्स, लिम्फोसाइट, लिपिड्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। तो बेसिकली होता क्या है ना कि ब्लड कैपिलरीज है, कैपिलरीज के ही साथ साथ सपोज एक और सिस्टम चल रहा है, लिम्फेटिक सिस्टम। तो कैपिलरीज से है ना एक तरह से लीक होता है ये, मतलब उससे ड्रेन, ब्लड में से क्या क्या चीजें लीक हो गई? वाटर, प्रोटीन, लिम्फोसाइट, लिपिड एंड वेस्ट प्रोडक्ट, ये सब क्या हो गई? लीक हो गई, ओके। चलिए कि लिम्फेटिक सिस्टम में वो फिर बॉडी के अंदर फ्लो करता है, सर्कुलेट करता है, ठीक है। Turns excess fluid to the bloodstream, absorbs fat from intestine chyle and plays a major role in body defense. ओके। डाइजेशन में भी पढ़ा हुआ कि लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं जो कि फैट को एब्जॉर्ब करती हैं। मेजर रोल इन बॉडी डिफेंस, यहाँ पर जो प्रोटीन्स है वो क्या होंगे? ग्लोबुलिन्स, एंटीबॉडीज। फ्लो क्या है इसका? लिम्फ फ्लोज वन वे फ्रॉम टिश्यूज से लेकर वेन्स तक, टिश्यू से लिम्फ वेसल से लिम्फ नोड, फिर थोरैसिक डक्ट, देन वेन्स। फॉर्मेशन कैसे होते हैं? लिम्फ फॉर्म्स व्हेन फ्लूइड फ्रॉम कैपिलरीज एंटर्स द लिम्फेटिक वेसल, ठीक है, ये बताया था मैंने। CSF क्या होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, क्लियर कलरलेस फ्लूइड दैट सराउंड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इट प्रोटेक्ट्स द CNS बाय एडिंग अ कुशन शॉक एब्जॉर्बर। फ्लूइड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में, जहाँ पर भी फ्लूइड है वहाँ पर क्या होता है? शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है वो। फॉर्मेशन CSF इज फॉर्म्ड मेनली बाय द कोरॉइड प्लेक्सस इन द वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। तो प्लेक्सस का मतलब होता है बेसिकली बंडल ऑफ नर्व्स, नर्व्स का एक तरह से गुच्छा, बंडल, कलेक्शन इन दी वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स होते हैं 4, ठीक है, कैविटीज होती हैं बेसिकली। सर्कुलेशन, इट फ्लोज थ्रू दी वेंट्रिकल्स, subarachnoid space, spinal cord, then gets absorbed into the venous system through arachnoid villi। तो वेंट्रिकल्स कैविटीज में फ्लो करा, फिर subarachnoid मतलब अपना ब्रेन के अंदर है ना मेनिंजेस होती है, तो मेनिंजेस में subarachnoid मतलब कि arachnoid और पिया मैटर के बीच में जो भी स्पेस होगी वहां पर फ्लो करेगा। देन स्पाइनल कॉर्ड, देन गेट्स एब्जॉर्ब्ड इनटू द वेनस सिस्टम थ्रू arachnoid villi, ओके। Functions क्या है? CSF provides protection, maintains pressure, removes waste and transport nutrients into the CNS। फिर है amniotic fluid, तो protective fluid that surrounds the developing fetus inside the amniotic sac, मतलब
प्रोटेक्शन का काम करता है, इट हेल्प्स द बेबी टू ग्रो, मूव एंड स्टे cushioned फ्रॉम एक्सटर्नल प्रेशर. फंक्शन क्या है इसके? प्रोटेक्शन. Protect the fetus from injury, allows free movement and helps in lung and limb development. It also maintains a stable temperature around the baby. Composition क्या रहता है इसका? Water, electrolytes, proteins, hormones, fetal cells and waste product. Okay. Then sweat, water secretion produced by sweat glands of the skin. It helps in body temperature regulation and removal of waste product like salt and urea. Tears, salty fluid secreted by the lacrimal glands. They keep the eyes moist, clean and protect them from infections from irregularities or the corneal surface to improve optical properties. मतलब रिफ्लेक्शन के लिए या फिर लाइट के ट्रांसमिशन के लिए सरफेस को स्मूथ रखना, एक प्रॉपर शेप में मेंटेन करना. Physiological regulation of body fluids. So water balance, water intake versus water lost must remain equal. Input must be equal to output. अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है बॉडी का तो इनटेक कैसे होता है? वाटर ड्रिंक करके, फूड, मेटाबॉलिक वाटर, कुछ केमिकल रिएक्शन में भी वाटर बनता है सब प्रोडक्ट. तो देन वाटर लॉस कैसे होता है? यूरिन, स्वेट, फीसिस, एक्सपीरेशन, इनसेंसिबल लॉस, जो कि हमें पता भी नहीं कैसे होगा, 700 ml. तो डिस्टर्बेंसेस इन फ्लूइड बैलेंस. तो इनपुट अगर आउटपुट के इक्वल ना हो तो मतलब क्यों होता है ऐसा? तो वेरिएबल है बहुत ज़्यादा, क्लाइमेट, हैबिट, फिजिकल एक्टिविटी, बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है. या फिर फ्लूइड का आउटपुट कैसे होगा? तो बर्न, एक्सरसाइज, हॉट वेदर, डायरिया, वॉमिटिंग, ब्लड लॉस, डायबिटीज. अच्छा, डायबिटीज में कैसे होगा? तो डायबिटीज दो तरह की होती है, डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस. तो इंसिपिडस में क्या होता है ना, बहुत ज्यादा अमाउंट में डायल्यूटेड यूरिन पास होता है. क्यों? क्योंकि एडीएच में मैल फंक्शनिंग होती है. एडीएच हार्मोन ढंग से फंक्शनिंग नहीं कर पाता, उससे रिलेटेड होता है डायबिटीज इंसिपिडस. ठीक है. तो फिर क्या होता है? मैकेनिज्म ऑफ फ्लूइड बैलेंस. तो उसमें रेगुलेशन कंट्रोल बाय एडीएच इंक्रीज करेगा वाटर रीअब्जॉर्प्शन को, किडनी के अंदर वाटर को प्रिजर्व करने के लिए. वॉल्यूम रेगुलेशन बाय एल्डोस्टेरोन इंक्रीजेस Na प्लस रीअब्जॉर्प्शन फॉलोड बाय वाटर. मतलब Na का अमाउंट बढ़ेगा तो वहां पर वाटर भी उसको फॉलो करता है. देन रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड बैलेंस. तो वाटर डेफिसिट मतलब वाटर डेफिशिएंसी. वाटर डेफिसिट अकर्स व्हेन द इनपुट ऑफ वाटर इज लेस देन आउटपुट, लीड्स टू डिहाइड्रेशन, हाइपरवोलेमिया. मतलब ब्लड के अंदर ब्लड वॉल्यूम में अगर कमी हो जाए तो दैट इज कॉल्ड हाइपरवोलेमिया, वोलीमिया. देन हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन ऑर्गेनन के अंदर. ठीक है. तो प्री हिपोक्रेटिक एरा, इसमें हिस्ट्री है पूरी और काफी एराज हैं कई सारे, तो ध्यान से सुन लो इसको. सो प्री हिपोक्रेटिक एरा 460 BC में मेडिसिन वॉज लिंक टू सुपरस्टिशन, मैजिक एंड रिलीजियस प्रैक्टिस. मतलब कोई इंसान अगर बीमार हुआ है तो उसके पीछे क्या रीजन है? कि वो कोई ईवल स्पिरिट का काम है या फिर किसी सुपर नेचुरल पावर का काम है. ओके. सुपरस्टिशंस बहुत थी, मेडिसिन वॉज लिंक टू दिस. ठीक है. फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट क्या हुई? अर्ली ह्यूमंस केवमैन बिलीव दैट डिजीज वर caused by spirits or supernatural forces. Healing was done through charms, ritual, prayers and sacrifices. Many discoveries happened accidentally. Example, plant leaf stopping bleeding. किसी को चोट लगी, उसने कोई रैंडम लीफ वहां पर अगर टाई कर ली, उससे ब्लीडिंग स्टॉप हो गई, तो उसको ऑब्जर्व करा कि मतलब ऐसा कैसे हुआ. So how animals heal wounds, like plants rest when they are sick and lick wounds. So मतलब बेसिकली एनिमल्स को पता होता है कि कौन सा प्लांट टॉक्सिक है, कौन से प्लांट को नहीं खाना, तो उनको ऑब्जर्व करा. किसी एनिमल को कोई चोट लगी तो वो अपने वाउंड को लिक करता है, तो उसको फिर इमिटेट करा, मिमिक करा उसको भी. ठीक है. डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, डॉग्स इंप्रूव सेफ्टी एंड एडेड इन हंटिंग. ओके. स्लोली ह्यूमन शिफ्टेड फ्रॉम फियर से प्रैक्टिकल मेडिसिन. पहले उनको डर लगता था कि ये चीज, बीमार हो गया इंसान, अब करें क्या, हमें पता नहीं क्या करें, है ना. सुपरस्टिशन से लिंक था पहले. अब क्या आ गया? प्रैक्टिकल मेडिसिन की तरफ ये धीरे धीरे जा रहे हैं, इंक्लाइन हो रहे हैं. ओके. देन कम्स हिपोक्रेटिक एरा 460 to 370 BC. ठीक है. तो हिपोक्रेट्स इंट्रोड्यूस रैशनल साइंटिफिक मेडिसिन, ह्यूमरल थ्योरी. मतलब हमारी बॉडी के अंदर ना 4 ह्यूमर्स होते हैं, ब्लड, फेलगम, येलो बाइल, ब्लैक बाइल. इनके इम्बैलेंस से बीमारियां होती हैं. ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ मेडिसिन. एम्फेसिस ऑन ऑब्जर्वेशन, प्रोग्नोसिस. प्रोग्नोसिस का मतलब होता है कि एक एविडेंस के बेस पर आपने कोई प्रिडिक्शन करा, दैट इज कॉल्ड अ प्रोग्नोसिस. मतलब किसी अपने एक्सपीरियंस के बेस पर किया, अब इसको ये चोट लगी है, इसको या फिर ये डिजीज हुई है, तो उसमें अगर हम ये वाला प्लांट दें या फिर ये वाली मेडिसिन दें तो शायद वर्क कर जाए. ठीक है. प्रिडिक्शन लगाना, अनुमान लगाना. डाइट एंड नेचर्स हीलिंग पावर. फर्स्ट टाइम डिजीज वर सेपरेटेड फ्रॉम सुपरस्टिशंस. पहली बार सेपरेशन करी. ओके. फिर अलेक्जेंड्रियन एरा 300 to 100 BC ह्यूमन एनाटॉमी वॉज स्टडीड साइंटिफिकली फॉर द फर्स्ट टाइम. सेंटर्स फॉर लर्निंग कहाँ पर थे? इजिप्ट में थे. First human dissections were performed progress in. First
फर्स्ट ह्यूमन डायसेक्शंस वर परफॉर्म्ड, प्रोग्रेस इन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड सर्जरी। ठीक है, मतलब हर एरा में ना पिछले वाले एरा से थोड़ी सी और डेवलपमेंट होगी, थोड़ी और एडवांसमेंट होगी, तो ऐसे धीरे धीरे करते हम मॉडर्न पर आएंगे। प्री गैलेनिक एरा ट्रांजिशन पॉइंट क्या था? मोर स्ट्रक्चर्ड सिम्टम्स ऑफ ट्रीटमेंट डेवलप कर लिए थे। ठीक है, फिजिशियंस कंबाइंड ग्रीक फिलोसफी प्लस ऑब्जर्वेशन, ट्रीटमेंट वाज स्टिल बेसिक बट लेस मैजिकल एंड मोर लॉजिकल। सही पाथ पर आ चुके हैं। ठीक है, बेसिक है ट्रीटमेंट, ठीक है कोई बात नहीं, बट एक्चुअली सही पाथ पर है, वो इवॉल्व कर रहे हैं। गैलेनिक पोस्ट गैलेनिक एरा 129 से 200 एडी, Galen systemized medical knowledge and dominated medicine for 400 years. Galen explained anatomy, physiology, pulse, blood flow. His writings guided treatment till Renaissance. Renaissance मतलब rebirth, मतलब revival of medical फील्ड। रेनेसेंस पीरियड के अंदर क्या हुआ? 14 से लेकर 17 सेंचुरी तक था। साइंटिफिक रिवाइवल हुआ, एनाटॉमी का, डायसेक्शन का, एक्सपेरिमेंटेशन फ्लरिश्ड। वर्सेलियस करेक्टेड गैलेंस एरर्स थ्रू ह्यूमन डायसेक्शन, मतलब कि और डेवलपमेंट हुआ और इम्प्रूव करा ना। वर्सेलियस को बोला जाता है फादर ऑफ एनाटॉमी। प्रिंटिंग प्रेस हेल्प्ड स्प्रेड मेडिकल बुक्स, न्यू फोकस ऑन रीजन प्लस एक्सपेरिमेंट। ओके, देन 18th सेंचुरी 1700 के अंदर क्या हुआ? बर्थ ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच, यहाँ से मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हो चुका है मेडिकल फील्ड में। इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्कुलेशन एंड बॉडी सिस्टम्स, स्टार्ट ऑफ वैक्सीनेशन। ओके, देन लास्ट में मॉडर्न मेडिसिन 19th सेंचुरी से लेकर आज तक प्रेजेंट तक। 18th सेंचुरी ऑनवर्ड स्टार्ट हो चुका है एविडेंस बेस्ड टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक मेडिसिन, डिस्कवरी ऑफ एनेस्थीसिया, एंटीसेप्टिक, जर्म थ्योरी, एंटीबायोटिक डिस्कवर कर लिया, एडवांसमेंट इन एक्सरे, एमआरआई, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, मतलब कितने सारे माइलस्टोन अचीव करे मेडिकल फील्ड ने 19th सेंचुरी में। मतलब एवोल्यूशन कैसे हुआ? सुपरस्टिशन से लेकर, मतलब कि कोई सुपर नेचुरल पावर है, ठीक है, वो बीमार कर रही है इंसान को, उससे लेकर जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, यहाँ तक एवोल्यूशन करा है। ठीक है, फिर एक शॉर्ट फ्लो चार्ट है। प्री हिपोक्रेटिक एरा 460 बीसी में सुपरस्टिशंस, हिपोक्रेटिक 460 से लेकर 370, रैशनल मेडिसिन, ह्यूमरल थ्योरी, अलेक्जेंड्रियन के अंदर 300 से लेकर 100, डायसेक्शन और एनाटॉमी। देन प्री गैलन 129 एडी, ऑर्गेनाइज्ड ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टम्स। Then Galenic 129 to 200, standard medicine for 1400 years. Then Renaissance 1400 to 1700, साइंटिफिक रिवाइवल हुआ, एक्सपेरिमेंट्स हुए। ठीक है, देन 18th सेंचुरी के अंदर माइक्रोस्कोप, वैक्सीनेशन, एंटीबायोटिक, ये सब इन्वेंट हुई। मॉडर्न मेडिसिन जो आज चल रही है, टेक्नोलॉजी प्लस एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ओके, लास्ट में हमारा फार्मेसी में, लेबोरेटरी और म्यूजियम में जो भी स्पेसिमेंस, इंस्ट्रूमेंट्स है, उनको ऑब्जर्व करना था और नोट डाउन करना था। बताने का तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आपको देखना है तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, या फिर इसको आप पॉज करके नोट कर लो अगर आपको नोट करना है तो। Okay, so that's it. Thanks for watching. I'll see you in the next one.